शुरू करते हैं भैया। आप सबका स्वागत है और नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जो मुद्दा आज हम कवर करना चाहते हैं, जो हम लोगों का श्रमिक न्याय की जो 5 वायदे आए हैं, उसके पीछे का सही में बैकग्राउंड या संदर्भ क्या है, वो महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, जिसके बारे में बात करनी। और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर कहीं सबसे कम उसके सरकार का प्रभाव रहा है, बल्कि उल्टा प्रभाव रहा है, ऐसा प्रभाव रहा है जिसने लोगों की हालत और बिगाड़ी है, तो वो वहाँ रहा है जहाँ हमारे खेतीहर मजदूर और श्रमिक काम करते रहे हैं इस देश में। मैं 2-4 आंकड़े जरूर आपके सामने रखूंगा जो प्रमुखता से ये जो स्थिति बनती चली गई है पिछले 10 साल में, इसको आपके सामने उजागर करेंगे। कई वर्षों से, बल्कि 50-60 साल से, विशेषकर 1991 के बाद से, जो एक बड़ी चीज हमारी अर्थव्यवस्था में होती थी वो ये थी कि धीरे धीरे उद्योगों में और सर्विस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट या रोजगार बढ़ता चला जाता था, जीडीपी बढ़ता चला जाता था। और जो किसी भी एक विकसित देश की निशानी होती है कि कृषि पर रोजगार की निर्भरता, आदमी कितना काम करते हैं, उनका संख्या लगातार कम होती चली जाती है। और 2004 और 14 के बीच में जो एक नई बात हुई वो ये हुई कि प्रतिशत के रूप में कितने लोग कृषि में काम करते हैं, ये तो लगातार कम हो रहा था। पहली बार मुख्य उसके, जिसको एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं, या उसकी संख्या भी इस देश में कम हुई। और ये इस बात की निशानी थी कि जो स्ट्रक्चरल चेंज कहा जाता है, कि मूलभूत परिवर्तन जो हमारी अर्थव्यवस्था में होगा, उसकी एक बहुत बड़ी निशानी थी। उसके साथ क्या हमारी विकास की दर रही, वो सब तमाम आंकड़े तो उस बात का समर्थन करते ही करते हैं। और ये ट्रेंड आप समझ लीजिए करीबन 2015-16 तक चला। उसके बाद से जो एक चीज ऐसी हुई है जो शायद किसी और दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज तक नहीं देखी गई है, और वो जितने भी दावे हमारी सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था के और उसकी अर्थनीति के विशेषज्ञ करते हैं, उनकी तमाम दलीलों के बिल्कुल विपरीत पड़ती है। 2016-17 के बाद से जहां करीबन 41-42% के करीब केवल लोग कृषि पर निर्भर थे, अभी जो 2022-23 में पीएलएफएस का आंकड़ा निकला है, ये वो आंकड़ा है जो सरकार खुद प्रकाशित करती है। 2 बड़े आंकड़े निकलते हैं रोजगार और बेरोजगारी के, एक सीएमआई का और एक पीएलएफएस का, जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्था करती है। और सरकार बार बार कहती है कि सीएमआई के आंकड़ों को हम लोग ही मानते हैं। वो दूसरी बात है कि वो दुनिया में एक प्रतिष्ठित संस्था है, लेकिन चलिए हम पीएलएफएस के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। ये जो 7-8 साल का समय रहा है, इसमें 2018-19 तक पहली बार 3 करोड़ के करीब ज्यादा लोग कृषि में गए। और उसके बाद आज के आंकड़े में अगर आप देखें, 2014-15 के बाद करीबन 6 से 6.5 करोड़ लोग और जगहों से रोजगार छोड़कर कृषि में चले गए हैं। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में और विकसित देशों के आर्थिक इतिहास में, शायद अगर हम पिछले 100-200 सालों का ये नंबर पता कर लें, और अगर मैं गलत हूं तो कोई व्यक्ति मुझे बताए। और ये 2 बात विशेषतः दर्शाता है। एक तो ये है कि तमाम, अगर आप देखिए पिछले 8-9 साल में कौन सी वो 2 या 3 बड़ी नीति की बातें थी जिनकी प्रधानमंत्री कहा करते थे। उन्होंने कहा हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, और मेक इंडिया के पीछे देश को सशक्त करना है, हमारी उत्पादन क्षमता को सशक्त करना है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को अच्छा रोजगार देना है। और मेक इन इंडिया का रोजगार आता है उद्योग से, मेक इन इंडिया का रोजगार आता है सर्विसेज से। ये उसके बिल्कुल विपरीत हुआ कि आप मेक इन इंडिया का एक तरफ नारा देते हैं और आपके कार्मिक लोग जो हैं, जिनके लिए सही में कोई भी काम किया जाता है, वो छोड़कर वापस कृषि में जाते हैं। और कृषि ने भी पिछले 7-8 सालों में कोई इतना अभूतपूर्व विकास नहीं दिखाया है कि इतना आकर्षण हो, वहां के लोग चले जाएं। और कृषि की क्या हालत है ये तो आप सब जानेंगे। जब हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकसित किसान सड़क पर हाय हाय कर रहा है, तो छोटा किसान 1 एकड़ का, 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, जिसको हम सीमांत छोटा किसान कहते हैं, उसकी क्या हालत होगी वो आप खुद अपने ऊपर समझ सकते हैं। जहां 42% के करीब था, वो 46-48% पहुंचा। जहां हमारे 30 या 35 करोड़ आदमी काम किया करते थे, आप समझ लीजिए उत्पादकता उतनी ही
आमदनी उतनी ही, विकास उतना ही, और 6-7 करोड़ नए लोग आ गए उतनी ही आमदनी में घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो क्या बद से बदतर हालत हुई होगी उस पूरे क्षेत्र की, वो आप अपने आप समझ सकते हैं। और इसी से जब 5-6 करोड़ आदमी शहर से हटकर वापस कृषि क्षेत्र में जाता है, तो सामान्यतः वहां जो खेतीहर मजदूर था, जिसके पास आधा 1 एकड़ था, जो थोड़ी अपनी खेती कर लेता था, बाकी मजदूरी करता है या पूरी तरह मजदूरी करता था, उस पर भी भार पड़ा होगा। और उसका आप सब जानते हैं कि जब ज्यादा लेबर किसी जगह चला जाता है, लेबर की जरूरत से ज्यादा अगर सप्लाई हो जाती है, तो पहला उसका असर होता है आमदनियों पर, कितना उसको रोजगार मिलेगा डेली का। और इसीलिए अगर आप देखिएगा, जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी मनमोहन सिंह जी सरकार में, कि जो रियल वेजेस कहे जाते, सही में जो प्रतिदिन की आमदनी हुआ करती थी, रियल वेजेस जो कहे जाते थे, वो करीबन 4.5% की दर से पूरे 10 साल बढ़े, और खासकर आखिरी के यूपीए 2 में तो 6-6.5% हर साल की रेट से वो बढ़े। और ये रेट मोदी सरकार के 8-9 साल में गिरकर 0.8 रह गया, यानी समझ लीजिए बिल्कुल ही नगण्य सा। और मैं एक नंबर आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं, जो और अच्छी तरीके से इस आंकड़ों को आपके सामने रखेगा। 1917 में जब ये दर बिल्कुल नीचे आकर उसके बाद एक तरीके से जीरो की तरफ पहुंचा, तो ये माने जाता था कि हमारे रियल वेजेस जो है कृषि में, वो 19,450 रुपया महीना है। और आज इतने सालों की विकसित भारत, आत्मनिर्भर विकसित भारत की दरों के बाद वो पहुंच गया है केवल 20,39 तक, यानी 8-9 साल में मुश्किल से शायद आधा 1% ओवरऑल बढ़ा है। और अगर आप सीधे सीधे इसको उस बात से लें, आधा 1% ओवरऑल बढ़ा है। और अगर आप सीधे सीधे इसको उस बात से लें कि एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर में आप समझ लीजिए समस्याओं के बावजूद जब 6-6.5 करोड़ इंसान और वहां बढ़कर जाता है, तो यही होगा। जहां एक मजदूर को काम नहीं मिल रहा था, अगर वही काम 3-3 मजदूर, 4-4 मजदूर मांगेंगे, तो फिर कीमत अगर 100 रुपए में लेबर मिलता था, वो 80 रुपए पर आ जाएगा, 60 रुपए में आ जाएगा। और जिस आदमी को मुश्किल से 100 दिन का, 80 दिन का, 70 दिन का काम मिलता था, वो शायद 30 दिन या 40 दिन पर आ जाएगा। ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं चाहता था आपके सामने इनका उल्लेख करूं। और तीसरी चीज, आपने एक और चीज देखी होगी कि अभी सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि साहब जो हमारे यहां बेरोजगारी का दर है वो बहुत कम हुआ है। उन्होंने ये माना था कि आज से 3-4 साल पहले बेरोजगारी का दर अपनी ऐतिहासिक दर पर 8-10% के करीब पहुंच गया था, 10-11% के करीब। उसको सरकार ने भी माना, और अभी वो आंकड़ा दिखा रहे हैं 5 या 5.2% का, और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रगति की है। लेकिन एक आंकड़ा वो उसमें आपको बताना भूल गए कि जो सबसे ज्यादा इसमें रोजगारी बढ़ी है, वो एक ऐसा नंबर है, और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग सब सरकार की इस विकास दर पर विश्वास करते हैं और इस बेरोजगारी के आंकड़े पे विश्वास करते हैं, तो आप भी सब इसी कैटेगरी में अगली नौकरी करिएगा। उसे अनपेड फैमिली लेबर कहते हैं, मतलब बिना पैसे के अपने परिवार में काम में जुट जाना। यानी अगर आप यहां शाम को काम छोड़ के घर जाएं और अपनी अम्मा के लिए कुछ बर्तन का काम कर लें, या अपने खेत में हल्का सा वो खेत जोत लें, तो वो उसको रोजगार की मानक मानी जाती है। दुनिया में हिंदुस्तान केवल एक देश है, करीबन 40-42 देश ऐसे हैं जिनमें रोजगारी और बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें अनपेड फैमिली वर्कर को एम्प्लॉयड माना जाता है। और वो नंबर पिछले 6 से 7 साल में, आपको मैं इसके आंकड़े बताता हूं किस तरीके की प्रगति हुई थी। जब 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, तो करीबन 10 करोड़ लोगों को गिनती से माना जाता था कि अनपेड फैमिली लेबर है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार 2013-14 में हटी, तो 12-13 का आखिरी आंकड़ा है 2012 का, ये करीबन 7 करोड़ के करीब पहुंच गया था, 72 मिलियन के करीब। और ये 2017 तक ये पहुंच गया था और भी कम, करीबन 52-53 मिलियन के करीब, यानी समझ लीजिए 5.25 करोड़ के करीब। आज ये आंकड़ा 9.5 करोड़ पर है। और ये वही 4-4.5 करोड़ लोग हैं जो दर दर भटकते हैं, जिनको कोई काम नहीं मिलता है, और केवल अपने घर में जो व्यवसाय चल रहा है, अगर पिताजी की दुकान है या उनका उनकी खेती है, उसमें थोड़ा सा हाथ बटा लिया, या अम्मा की मदद कर दी, या टायर पंचर की दुकान में आपने हाथ जोड़ लिया, जिसमें आपको पेमेंट कोई नहीं मिलती है, उस आंकड़े से सरकार ने अपने बेरोजगारी के आंकड़ों को बढ़ाया है। ये 3 मुख्य आंकड़े मैं इसलिए देना चाहता था कि जो बद से बदतर हालत आज हमारे खेतीहर मजदूर की, किसानी करने वाले व्यक्ति की, इंडस्ट्रियल लेबर की है,
वो इस बात को दिखाता है कि कितनी बुरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था की नियोजन इस सरकार ने पिछले कुछ समय में किया है। साथ साथ अगर आप केवल सामान्य कीमतों की बात कर लें, इन्फ्लेशन की बात कर लें, तो और आंकड़े कर अपना ये वक्तव्य खत्म करूंगा और फिर अपने जिन किन कारणों से और इसी से जुड़ी हुई तर्कों से किस तरीके से श्रमिक न्याय के जो हमारे वायदे आए हैं वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, और हमारे हिसाब से उनका और आने वाली 2 या 3 महीने के बाद जब इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो किस तरीके से हम अपनी नीतियों में इन विषयों को, इन समस्याओं को अपने सामने रखेंगे, उसका मैं 2-1 मिनट आपके सामने समय लेना चाहता हूं। मैंने आपको ये तो बात बता ही दी, लेकिन उसके साथ साथ 2-1 और चीजें जो हमारी इंडस्ट्रियल लेबर में हुई, वो एक तो जो, क्योंकि वो हमारे वायदे में आता है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर की स्थिति बढ़ी है। 2011-12 में जब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री आया था तो उसमें एक आंकड़ा आया था जो, और वो आंकड़ा मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। केवल 28% फैक्ट्रियां इस देश में थी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिया करती थी। 72% मतलब फैक्ट्रियां ऐसी थी जो पूरा सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देती थी। सिर्फ 28% ऐसी थी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को या दिहाड़ी वाले लेबर को एम्प्लॉय किया करती थी। पिछले साल जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का डेटा आया है वो 28% बढ़ के आज 98% पर आ गया है। यानी समझ लीजिए जितनी फैक्ट्रियां हमारे यहां हैं अब केवल दिहाड़ी पर मजदूर रखती हैं, और आप समझ सकते हैं कि दिहाड़ी पर जो मजदूर रखता है उसकी क्या हालत होगी। और समझ लीजिए अगर 7-8 साल में यह हाल हो गया है तो और 10-15 साल में जो कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो थोड़े बहुत मजदूर बचे होंगे, जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं, जिनके कुछ अधिकार हैं, जो कम से कम यूनियनाइज कर सकते हैं, अगर उन पर कुछ प्रताड़ना हो या उनको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा मोटा स्ट्राइक कर सकते हैं, जिनको पीएफ मिलेगा, जिनको ईपीएफ मिलेगा, जिनको थोड़ी बहुत और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, वो भी एक एक करके धीरे धीरे जो अभी प्रभाव चल रहा है सबके सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर चले जाएंगे। तो ये एक और बहुत खतरनाक स्थिति, और इस कारण से हमारी पार्टी ने समझा कि श्रमिक न्याय के ऊपर जो 3 या 4 महत्वपूर्ण बातें उस पर हम बात करें। अर्थव्यवस्था में बहुत विस्तार से चिदम्बरम साहब ने 2-1 बार कहा भी है कि किस तरीके से हम रुख अपनी पूरी सरकार की नीतियों का मोड़ के आज एमएसएमई या छोटी उद्योगों की तरफ ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करेंगे। ये माना जाता है कि 10 से 10.5 करोड़ के करीब लोग आज भी एमएसएमई में हैं। और जहां तक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की बात है, एक और का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं जो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से उद्योग के क्षेत्र में इन्होंने कम से कम रोजगार में प्रगति की है। जब 2014-15 में मनमोहन सिंह जी की सरकार हारी थी तो ये अमूमन अंदाजा लगाया जाता था कि करीबन 6 करोड़ के लोग के करीब मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट में है। 6 करोड़ का आंकड़ा था, आज वो आंकड़ा है 6 करोड़ 30 लाख। यानी आत्मनिर्भर भारत होने के बावजूद, मेक इन इंडिया होने के बावजूद, स्किल इंडिया होने के बावजूद हर वर्ष केवल 2 से 3 लाख लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी मिल रही है, जबकि यह माना जाता है कि 70 से 75 से 80 लाख नई नौकरियों का हर वर्ष आवश्यकता है। और इसका उस कारण से भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जब हमारी सरकार थी 8-10 साल तो 75 लाख के करीब एवरेज पर एनम हम लोग नए रोजगार का सृजन करते थे, जो घटकर मनमोहन सिंह की सरकार में केवल 29 लाख प्रतिवर्ष रह गया है। इसीलिए जो 4 या 5 हमारी प्रॉमिसेस आए हैं, वो एक तो मैं बता रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से छोटे उद्योगों पर ज्यादा पैसा खर्च करके कोशिश की जाएगी कि वहां दोबारा से जो रोजगार सृजन खासकर गैर कृषि क्षेत्र में या नॉन फार्म सेक्टर में हो रहा था उसको प्रोत्साहन मिले। और जो 4 ऐसे हम लोगों ने स्कीम इसमें अनाउंस किए हैं वो मदद करेंगे कि जहां जहां इन स्कीमों के कारण लोगों की जिंदगी पे कुठाराघात हुआ है उन्हें मदद मिले। एक होगा स्वास्थ्य अधिकार का, हमारी सरकार एक राइट टू हेल्थ लाएगी जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर देगी, जिसमें फ्री एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, सर्जरी और रिहैबिलिटेटिव और पैलिएटिव केयर होगी। इसमें कुछ इसका थोड़ा सा हल्का आप लोगों ने दर्शन देखा होगा कि राजस्थान में हम लोगों की स्थानीय सरकार ने किस तरीके से एक नई हेल्थ स्कीम को जगह दी, और जब वो जमीन पर उतरी तो शायद ही कोई व्यक्ति है राजस्थान का जो आज भी, भले ही सरकार हमारी वहां चली गई हो, लेकिन इस स्कीम की सराहना नहीं करता है। बल्कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग भी, सरकार नई मंत्री जो आए थे उन्होंने जब शपथ ली तो उन्होंने और सब चीजें जो भी कही होंगी ये कहा कि वो एक अद्भुत स्कीम थी गहलोत साहब की, और उस स्कीम से और कांग्रेस का जो राइट्स बेस्ड इनिशिएटिव रहा है उससे प्रोत्साहन लेकर ये प्रॉमिस हम लोगों ने दी है। दूसरा जो शहरी रोजगार गारंटी है, ये देखा गया कि इन सब मुसीबतों के बावजूद, खासकर कोविड के समय
जब दुनिया में न केवल एक बीमारी की महामारी थी लेकिन आर्थिक महामारी लोगों में पड़ी थी, एक ही स्कीम थी जो एक बुलंद इमारत की तरह इस देश की व्यवस्था को संभाले हुए थी, वो नरेगा स्कीम थी। भले हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी उस पर चाहे राजनीति कर ले, उनको भी आखिरकार उसी के सामने नतमस्तक होके उसी का सहारा लेना पड़ा और उसी का सहारा लेके ये देश बचा। तो हमारा ये होगा कि हम उसी तरीके से शहरों में भी जिस तरीके से उसकी आवश्यकता बनेगी और उसका रूप बनेगा, उसी तरीके की एक गारंटी स्कीम हम शहरों में भी लाएं। तीसरा होगा सामाजिक सुरक्षा, खासकर उन सारे असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें हम लोग जो एक नई बात कही जाती है गिग वर्कर्स की, उनको भी जोड़ेंगे और इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस की नई स्कीम लाएंगे। फिर सुरक्षित रोजगार के लिए हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में, विशेषकर कोविड के आने के बाद और कई कोविड के बाद आपने देखा होगा चोर दरवाजे से बहुत सी नई इन्होंने स्कीम्स लाके डाली थी। तो उन्होंने पूरा जो लेबर लॉ था उसको लेबर लॉ से हटाकर लेबर कोड्स बना दिया। और लेबर कोड का मेन होता है कि लेबर लॉ इन्फोर्सेबल होते हैं, आप उसमें कोर्ट पे ले जा सकते हैं, जबकि कोड का कुछ नहीं होता है। कोड तो नॉर्म होता है, आप चाहो तो कह लो, नहीं चाहो तो नहीं कह लो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो फिर से उन कानूनों को जिनसे सही में हमारे मजदूरों की अधिकार सुरक्षित होते हैं, वो निकाले ना जाए नौकरियों से, प्रताड़ित ना हो, उनको तनख्वाहें प्रॉपर मिलें, जितनी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिले, उस तरीके के कानूनों को वापस लाएंगे। और आखिर में श्रम सम्मान में, नरेगा में हम ये बात सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन का एक मिनिमम वेज हम लोग अनाउंस करें, जो नरेगा में पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट होगा। अब आपके साथ कोई सवाल हो तो थैंक यू। और शहरी रोजगार जब आप कहते हैं तो उसमें भी क्या 100 दिन या पूरे 365 दिन की कोई गारंटी कांग्रेस पार्टी देगी? देखिए, 100 दिन में थोड़ा सा बैकग्राउंड ले जाऊंगा, क्योंकि जब ये नया कानून बना था तो उसकी कमेटी में मैं भी था, और 100 दिन हम लोगों ने ऐसे ही नहीं निकाला था। ये देखा गया था कि तमाम जितने भी स्टडीज हिंदुस्तान में हुई थी उसमें देखा गया था कि वर्तमान स्थिति में जितना रोजगार मजदूरों को, खासकर खेतिहर मजदूरों को मिलता है, उसमें अगर 80 से 85 के करीब अगर और दिन उनको मिल जाते हैं तो वो एक बेहतर जीवन व्यतीत कर पाएंगे और एक जो माइग्रेशन है वो भी कम होगा। तो इसीलिए फिर अब 80-85 एलिगेंट नंबर ही होता, 100 एक एलिगेंट नंबर होता, तो 100 दिन उस समय रखे गए थे। इस बात पर हम लोगों ने उस समय भी कमेटी में कहा था, और आपने देखा होगा हमारे मंत्रियों ने कई बार 10 साल में जब भी चर्चा हुई नरेगा पे कहा कि जब ऐसी स्थिति बनेगी कि 100 से ज्यादा दिनों की हमें गारंटी देनी पड़ेगी, हम उस बात के लिए ओपन हैं। बीच में आपने देखा होगा कई राज्यों में भी 2-1 बार ऐसा हुआ, कहीं सूखा पड़ा, कहीं बाढ़ आई, कहीं और विपदाएं आई, तो 100 दिनों को बढ़ाया गया। उसी तरीके से ये आइडिया है कि हम शहरों में भी रोजगार गारंटी लाएं। शहरों में देखिए, गांव में मूलभूत संरचनाओं का एक अलग रूप होता है, कॉस्ट का वर्सेस इक्विपमेंट का अलग रेशियो चलता है, वहां खुदाई के, जमीन के स्तर के ज्यादा काम होते हैं। शहर में ये हम लोगों ने तय किया है, जो 2-1 बातें विशेषता जिसमें हम लोग खास करेंगे। एक तो बिल्डिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेकिंग सिटीज रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज, और जो सोशल सर्विसेज में गैप मिलते हैं, पढ़ाई का या स्वास्थ्य का या सामाजिक सुरक्षा का, उसमें कहाँ कहाँ हम ये जो गारंटी योजना है शहर की, उसमें कहाँ कहाँ से हम उसके प्रावधानों को अप्लाई कर सकें कि वो जो गैप्स हैं सरकारी जरूरतों में और हमारे बीच में, वो भी पूरा हो। क्योंकि एक मैं और आंकड़ा आप लेके सामने बताता हूं कि हमारी सरकार बार बार, प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम वो, लेकिन हमारी मिनिमम गवर्नमेंट एक्चुअली में ऑलमोस्ट जीरो गवर्नमेंट बन गई है। ये सब कहने के बावजूद कि हम नौकरियां नहीं दे रहे हैं, 30 लाख के करीब लोग बचे हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि दुनिया के विकसित देशों में अगर आप हर 1000 आदमी एम्प्लॉयड में कितने सरकार के हैं, वो हमारा सबसे न्यूनतम आंकड़ा है इस दुनिया में, सिर्फ 16 लोग हर 1000 पर। ब्राजील को अगर आप देख लें तो 110 है, और रूस जिसको माना जाता है पूंजीवाद का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, उसमें भी उस ब्राजील से भी ज्यादा लोग सरकारी नौकरी करते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे यहाँ ये सुनिश्चित तरीके से किया गया कि धीरे धीरे सरकार की सेवाएं बंद करते चले जाओ, जैसी जैसी सेवाओं में लोग कम होते चले जाएंगे, अपनी अपनी आप सेवाओं की गुणवत्ता खत्म होती चली जाएगी। अगर सेवा की गुणवत्ताएं खत्म होती चली जाएंगी तो उस पर लोगों की आशा और विश्वास कम होता चला जाएगा, और आशा और विश्वास जब कम होता चला जाएगा तो आप धीरे धीरे प्राइवेट क्षेत्र का उदाहरण उनके सामने रखकर उसको पेश करोगे, और शून्य में फिर जो भी आपको अंधेरे में कोई एक दिया भी दिखता है तो वो दिया ही आपको सूर्य के समान दिखता है।
तो सूर्य को बुझाकर जब अंधेरे में आप प्राइवेट सेक्टर का दिया दिखाओगे तो अपने आप से आपके लोगों के अंदर में भी एक आकर्षण उसके लिए बढ़ेगा। तो ये जो सरकार को उसके कर्मचारियों को कम करके कमजोर किया गया, उसकी सर्विसेज की क्वालिटी घटाई गई है, मेरे हिसाब से तो एक सुनिश्चित तरीके से सरकार ने जो उसकी मूल नीति रही है कि सरकार की जगह और लोगों की जगह ये कुछ लोगों की अर्थव्यवस्था बन जाए, ये भी उसके तरफ एक कदम था। संदीप जी इधर, हाल में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। आपने जैसे राजस्थान का जिक्र किया, आपने सबसे बढ़िया हेल्थ पॉलिसी दी, आपने छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी की बात की, मध्य प्रदेश में भी आपने तमाम घोषणाएं की। बावजूद इसके जनता आपके बातों पर नहीं आई। क्या वजह है कि आप जनता तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं? जनता को आपकी बात पर भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए, एक तो यह है कि इन तीनों राज्यों में मैं तो थोड़ा बहुत अपने अनुभव से भी कह सकता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लोग थे। जो आपकी बात रही कि क्या हम अपनी बातों को, अपने वायदों को उनको उस तरीके से लोगों के बीच में नहीं पहुंचाए जिस तरह आवश्यकता थी, इस बात को मैं मानता हूं। प्रचार प्रसार में हमने हमेशा माना है, क्योंकि शायद हम लोग एक पुरानी पार्टी रहे हैं, उस समय हम लोगों को, ज्यादातर लोगों को प्रशिक्षण मिला चुनाव लड़ने में या देश चलाने में कि काम ज्यादा करते लोग अपने आप उसका एहसास होगा। शायद वो हमारी अभी भी डीएनए में एक वो गलत जीन घूम रहा है, उसको बदलना पड़ेगा। अब ज्यादा चीखो चिल्लाओ तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। आशा करेंगे कि जो बार बार हम लोग चुनाव हारते हैं सिर्फ इस कारण से कि हम अपने संवाद नहीं रख पाते लोगों के बीच में जिस तरह रखने चाहिए, उसमें एक कमी जरूर आएगी। दूसरा ये भी है कि तीनों राज्यों में हम लोगों ने देखा कि जो नए संवाद के तरीके हैं, नई कम्युनिकेशन के तरीके हैं, आखिरी 3-4 दिन में जो मेहनत करने के तरीके हैं, उसमें भी हम लोगों को बदलाव देना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद ये 3 चुनाव एक तरीके से आप समझें तो, क्योंकि चुनावी रणनीति में हमको लगा कि हम कहीं ना कहीं कमजोर हुए, उनसे सीखकर आप दिखेगा कि अगले 2-1 महीने में आप खुद ही 3 महीने बाद मुझसे कहेंगे संदीप जी आप लोगों ने सीखा जरूर था। इंडस्ट्रियल लेबर से कृषि क्षेत्र में ज्यादा लेबर जा रही है, तो आपको लगता नहीं है कि कृषि क्षेत्र के रकबे पर भी असर आएगा या क्षेत्रफल भी असर आएगा जब ज्यादा इंडस्ट्रियल लेबर वहां चली जाएगी? दोनों पर आएगा। देखिए, अगर आप रकबा माने तो जितना रकबा अभी है वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति देखे तो वो उसमें तो कमी आएगी ना। आप सामान्य देखिए, आज अगर माना जाए तो अच्छे से अच्छी अगर आप खेती कर लेते हैं तो आप 25 से 30 हजार रुपया प्रति एकड़ कमा पाते हैं। मतलब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा बेहतर आप, ये पंजाब के आंकड़े में दे रहा हूं, 40 मान लीजिए, 45 मान लीजिए। सामान्यतः आज माना जा रहा है कि मुश्किल से 1 हेक्टेयर से कम का आप एवरेज किसान रह गया, 2 या 2.5 एकड़ का रह गया है। तो बहुत मेहनत करके भी वो 60-70 हजार रुपया एक परिवार पा रहा है। उसमें एज इट इज जो काश्तकार है वो अगर उसकी बीबी या कोई है तो 2 वो हो गए, 1-2 बच्चे हो गए, 3-4 और ऐसे निर्भीत थे। ऐसे भी 1-1, 2-2 और बाहर से आ जाए तो प्रति व्यक्ति जितना पैसा वो निकाल पा रहे हैं उसमें तो गिरावट होगी। लेकिन उसके साथ क्या होगा कि फिर जब आगे जमीनों का बंटवारा होगा, अभी एक चीज थी जो सब लोग जानेंगे, आप में से कई लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए होंगे, कि अगर एक लड़का निकल गया या एक लड़की निकल गई तो बाकी 2 कम से कम जो बचे 3-4 एकड़ जमीन है उसपे 1-2 ही कर लेते थे, एक शहर चला जाता था। तो फिर भी क्या होता था, 2.5 एकड़ 3 एकड़ अगर मेरे पास बच जाए तो मेरी सामान्य जिंदगी चल जाती थी, खाने को होता था, कम से कम सड़क पर मैं नहीं आता था। अब वो मेरा भाई या वो मेरी बहन भी अगर लौट आएंगे, उसकी अपेक्षाएं अलग हैं, वो शहर से निकल कर आया है, उसने दूसरी जिंदगी देखी है, उसको हम कैसे संभालेंगे? वो संभालना भी होगा। मुझे लगता है इसमें केवल रोजगार के स्तर पे नहीं, आर्थिक स्तर पे नहीं, पर सामाजिक दिक्कतें भी आएंगी। वो बाद में ले लेना।
मैं पॉलिटिकल जवाबों पे आजकल सतर्कता से जवाब देता हूं। तो नहीं, देखिए जो आपका आंकड़ा है वो एमएसएमई का है या ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट का, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि हमारे आंकड़े तो जो पीएलएफएस के सर्वेज आते हैं और जो एमएसएमई की साइट में है उसमें। लेकिन मैं एमएसएमई का एक आपको जरूर इंटरेस्टिंग आंकड़ा दूंगा, क्योंकि ये लोग जब बात, देखिए एक तो क्या है एमएसएमई में क्या खूबसूरती है बड़ी इंडस्ट्री से। सामान्यतः ये माना जाता है, ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर सामान्यतः ये माना जाता है कि छोटे उद्योगों में अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करेंगे तो 1 नौकरी का सृजन करते हो। बड़े उद्योगों में 1 करोड़ का निवेश करेंगे तो 1 नौकरी का उत्पादन करते हो, और उससे भी बड़े उद्योगों में 10 करोड़ का करोगे तो 1 लाख करोड़ अगर आप छोटी उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे, आप समझ सकते हो कितनी नौकरियों का आप सृजन करोगे। इसलिए एमएसएमई में वो जादू है रोजगार के लिए जो कोई और स्तर पर नहीं आता है। ठीक है, फिर आपने मुझसे बात की थी कि ये और क्या क्या, देखिए इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है जो सरकारी आंकड़ों में, क्योंकि मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जो प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा चर्चित स्कीम है मुद्रा। ठीक है, मुद्रा स्कीम की बात की जाती है, कहा जाता है कि साहब मुद्रा स्कीम में हम छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत से लोन दे रहे हैं। अब अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है पिछले साल का, उसके हिसाब से पिछले 7 या 8 सालों में 44 करोड़ अकाउंट्स को मुद्रा का लोन मिला है। 44 करोड़ अकाउंट्स को, बेनिफिशियरी अकाउंट्स। ठीक है, हिंदुस्तान में माना जाए तो 25 से 26 करोड़ परिवार हैं, तो अमूमन मानना चाहिए कि अगर कुछ परिवारों को छोड़ दे, समझ लीजिए हर परिवार को 1.5 लोन तो मिला ही होगा। तो सामान्यतः आप में से भी तो कुछ न कुछ होंगे जिनको एमएसएमई का लोन मिला होगा मुद्रा का। कितनों को मिला भैया? मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूं। और अगर नहीं मिला है तो ये 44 करोड़ कौन है? 140 करोड़ की जनता में अगर 44 करोड़ लोगों को मुद्रा का लोन मिला है तो कुछ तो पता होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनके ये आंकड़ों के माया जाल में बहुत मुश्किल है फंसना, क्योंकि इस सरकार की एक बहुत खूबी है, हर सरकार में दुनिया में जब भी कोई स्कीम आती है सड़क पर तो उसका जो मूल्यांकन किया जाता है उसके उद्देश्यों को देखकर किया जाता है, उसकी डिलीवरी देखकर नहीं। मतलब यह है कि एमएसएमई में अगर आपने मुद्रा में पैसा लगाया है तो कितने उसमें संस्थाओं ने पैसे वापस किए, क्योंकि पैसा वापस करना इस बात का उदाहरण होता है कि वो बिजनेस अच्छे ढंग से चल रही है। 2 या 3 साल बाद उसमें कितने बिजनेसेस हैं जो जमीन पर पाए गए। क्या कोई भी ऐसी इवैल्यूएशन हुई है एमएसएमई की? जितनी इवैल्यूएशन हुई है सप्लाई की हुई है, जिसको कहा जाता है आउटपुट ओरिएंटेड कुछ नहीं हुआ, इनपुट ओरिएंटेड हुआ। इनपुट ओरिएंटेड में तो ऐसे भी पूरी दुनिया में जन्नत मिल जाएगी अगर केवल इनपुट या इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एनालिसिस करेंगे। इसलिए मैं इनके आंकड़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। शहरी रोजगार योजना की जब आपने बात की है, जैसे मैंने बताया ये 3 जगह हम लोगों ने बताई हैं। एक क्लाइमेट रेजिलियंस किस तरीके से बिल्ड की जाएगी, एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, और तो उसमें क्या है कि अभी भी आप देखिएगा कि बहुत से शहरों में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सा काम बाकी है। क्योंकि नरेगा में भी देखिए एक चीज विशेष थी। नरेगा में महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में, क्योंकि हम लोग उसमें थे जब डिजाइन हुआ था, कि श्रमिक हाथ से काम करने वाला हम रोजगार देंगे। और हाथ से काम करने वाले रोजगार का पीछे का तर्क क्या था? तर्क यह था कि सही में वो व्यक्ति जो गरीब है या जो सही में जिसको जो काम चाहता है वही आकर श्रमिक का काम करेगा। लिखने पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, उस तरीके का व्यक्ति कम इसमें आएगा। तो इसमें एक सेल्फ सिलेक्शन प्रोसेस है कि जिसको सही में रोजगार की आवश्यकता है। इसलिए इसमें कोई टारगेट नहीं रखे थे, कोई जाति आरक्षण नहीं था, कोई लिंग आरक्षण नहीं था, कोई और आरक्षण नहीं था, केवल प्रमोशनल थे। इसलिए उसको वैसा रख गया। तो मेरे ख्याल से वही किसी चीज को आगे पीछे रख के क्या गोल सरकार हमको सेट करेगी सांसदों के लिए, उस तरीके का कानून बनाया जाएगा। संदीप जी, जेपी नड्डा साहब ने केजरीवाल को कहा था एक वक्त पे कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला क्यों लेटा। क्योंकि आप बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे थे, मैं पूछना चाह रही थी, दिल्ली के टिकट नहीं बटे हैं, क्या आप कांग्रेस की नीति ये श्रमिक और तमाम गारंटियों को लेके पार्टी के लिए और अपने लिए जो है वोट मांगेंगे या नहीं? इसके बारे में कुछ क्लैरिटी है कि नहीं? वैसे पहली चीज तो मौसमी जी काफिला तो उन्हीं का लुटने वाला है, तो हमारा नहीं लुटेगा। नहीं, देखिए ये जो मैं कम से कम पिछले कुछ समय से जो गारंटियां हमारी देख रहा हूं, हमको लगता है कि हमारे राजनीतिक कैंपेन में ऑलमोस्ट स्वाभाविक है। जैसे दिल्ली की अगर आप बात करें तो कृषि से संबंधित या किसान से संबंधित तो है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से खेती किसानी 3-4%, 5% ही लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन जितनी चीजें, जितनी गारंटीज कही जा रही हैं, मेरा जो अनुभव रहा है दिल्ली का,
उसमें मुझे लगता है कि उनमें से हर गारंटी में कुछ न कुछ ऐसा है जो वहां एक प्रभाव करेगा जहां लोगों में सच्ची को किसी न किसी चीज की जरूरत दिख रही है। जैसे मैंने कुछ जो श्रमिक गारंटियों की आपके सामने बात की, तो मुझे लगता है कि ये 25 गारंटियों को लेकर और जो बाकी मैनिफेस्टो हमारी पार्टी का और इंडिया अलायंस का बनेगा, उनको अगर हम लेकर सड़क पर जाएंगे तो दिल्ली में तो मुझे कम से कम एक चीज मालूम है कि 7 सीटों पर हम लोग अब की बार बहुत बुरी तरह हिलाने वाले हैं बीजेपी को। देखिए वो जब मैं स्पोक्स पर्सन से बाहर बात करूंगा तब पूछ लीजिएगा। जी हालांकि उन्होंने वो पोस्ट वापस ले लिया है, खेद भी जता दिया है, लेकिन इसको लेकर के जो विवाद हुआ है इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? और चूंकि सुप्रिया श्रीनेत ने स्वीकार किया कि ये पोस्ट हुआ था उनके हैंडल से, 24 घंटे लगभग होने वाले हैं, क्या कार्रवाई की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसने भी ये ट्वीट किया है? देखिए, इसमें मैंने देखा था कि सुप्रिया जी ने बहुत साफ तरीके से बताया क्या हुआ, कि वो यहाँ थी भी नहीं और किसी ने उनको अनजाने में उन्होंने किसी ने उनके, मुझे मालूम नहीं है कौन सा हैंडल कहते हैं उसको, जिसमें फोटो वोटो बढ़ती ज़्यादा, इंस्टा में वो आया और जैसे उन्होंने कहा कि वो तो हर चीज़ सबसे पहले उसी से भेजती थी अपने ट्विटर अकाउंट से, जिसमें ये गया नहीं। तो अब जिसने भी ये गलती की है वो कह रही है मैं खुद उसकी तहकीकात करूंगी। ऐसी कोई भी भाषा सार्वजनिक रूप में कोई भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का इस पर बहुत सीधा सीधा समय है। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसका सार्वजनिक रूप में ऐसी भाषाओं का कहीं कोई जगह नहीं है। सुप्रिया जी ने खुद कहा है कि जिससे भी हुआ है वो गलती हुई है, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। मेरे ख्याल से वहीं हमको मैटर रखना चाहिए। देखिए, I think this is also very, very condemnable, as condemnable as any of the other, controversial issues that are going on. And I hope that the National Commission for Women, just as they took cognizance of a social media post that was later clearly explained was put there by a mischief of anybody else, as because they have taken strict action on it, I hope that they will do the same and apply the principle of upholding the virtue and dignity of women in this case also. सर, एक सवाल वरुण गांधी से जुड़ा हुआ। अधीर रंजन चौधरी साहब ने एक बयान दिया है कि उनका स्वागत है अगर वो आना चाहते हैं, तो क्या कोई बातचीत चल रही है वरुण गांधी से? अब कयास लगाए जा रहे हैं अमेठी से लड़ सकते हैं, रायबरेली से लड़ सकते हैं, कांग्रेस आ सकते हैं, तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी, क्या कोई बातचीत किसी लेवल पर वरुण गांधी से हो रही है कांग्रेस पार्टी की? नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको कोई बता नहीं पाऊंगा, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं। और हमारे यहाँ कोई भी नेता आता है या कोई ज्वाइनिंग होती है तो बड़े स्तर पर हो तो मुकुल वासनिक जी की कमेटी है, नहीं तो हमारी हाईकमांड इस बात पर निर्णय लेगी। कोई बात चल रही है नहीं चल रही है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। नहीं, देखिए, ठीक है, जो लोगों को इंडिया अलायंस से डर लग रहा है, उनको लगता है कि अब किस तरीके से जो सशक्त होकर इंडिया अलायंस बाहर निकल कर आई है उस पर अपनी अपनी टिप्पणी करें। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी की एंट्री आज से कोई 4-5 महीने पहले, 3 महीने पहले हुई थी। तो पहले तो इस तरह के कॉमेंट्स आए नहीं। कॉमेंट तो यही आ रहे थे कि ये लोग भाग जाएंगे, अलायंस में नहीं आएंगे। जब अलायंस में आ गए तो एक नई तर्क से ये लोग बदनाम करने लगे इंडिया अलायंस को। तो इन लोगों की जो आलोचना है उसको मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। संदीप जी एक सवाल है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल अभी प्रिजन में है, कारागृह में है और वहाँ से ही मुख्यमंत्री पद का कार्यभार चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये उचित है कि उन्होंने रिजाइन करना चाहिए? देखिए, कौन किस पार्टी के संसदीय दल का नेता होता है ये पार्टी के विधायक ही चुनते हैं। आदमी का अपना कोई भी मत हो, ये मेरे ख्याल से उस पार्टी को तय करना है और जो भी आम आदमी पार्टी तय करे वो उनका निर्णय है। ईडी की कस्टडी में रह के बिना कोर्ट के सुपरविजन के, वो तो जो उनकी पत्नी ने बाहर निकल के संदेश बताया कि ये केजरीवाल ने संदेश दिया है, वो भी नहीं दे सकते। सरकारी ऑर्डर कैसे वो ईडी की कस्टडी से, जहां बिल्कुल जेल मैनुअल के हिसाब से चीजों को मॉनिटर किया जाता है,
वो कैसे कोई सरकारी ऑर्डर अंदर से दे सकते हैं, चाहे वो वाटर के बारे में आप पहले आतिशी ने बोला, फिर सौरभ भारद्वाज ने बोला, तो इसकी लीगलिटी क्या है? क्या बीजेपी कह रही है कि ये सारे ऑर्डर फर्जी हैं? नहीं, वैसे तो अच्छा है हमने ये सवाल पूछा कि हम तो बार बार कहते थे कि ईडी कुछ नहीं है, बीजेपी का एक विंग है। तो जिस तरीके से यहाँ से मैं जो कहूँगा वो कांग्रेस की बात मानी जाती है, इसलिए बीजेपी जो कह रही है वो ईडी की बात मानी जाती है। तो ये तो पता चल गया कि ईडी उनको रिपोर्ट करती है। तो अगर ईडी उनको रिपोर्ट करती है तो ईडी उनको वो कागज भी दिखा दे क्या है क्या नहीं है, तो मेरे ख्याल से ठीक बात है। मतलब इसमें इस बात से मैं जरूर संतोष करूंगा कि आने वाली 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे कि ईडी ने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी पहले जानकारी उनको पहले मिलती है। थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू। इसको बंद कर सकते हैं?